on the online platform of Competition Guru Coaching Institute। मेरा नाम यशकीर्ति गोयल और एक बार दोबारा स्वागत करता हूं आपका बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको लेक्चर 1 जो है उसका वीडियो मिला होगा टाइप्स ऑफ बैंक्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड देयर फंक्शंस के ऊपर। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 2 है। तो जिन जिन बच्चों ने ये लेक्चर 2 वीडियो अभी देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लेक्चर 1 पहले ज़रूर देखें, ताकि उसमें जो आपका टाइप्स ऑफ बैंक्स का टॉपिक है वो क्लियर हो जाए और टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट समझना ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाए। क्लियर है? लेक्चर 2 में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के ऊपर, क्योंकि डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जिसमें भी आपको बैंकिंग का पोर्शन आता है या बैंकिंग सिस्टम का पोर्शन आता है या बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन आता है, चाहे वो क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीओ लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मैनेजर स्केल का एग्ज़ाम हो, तो उसमें हमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है अपना बैंकिंग अवेयरनेस के सिलेबस में, कि डिफरेंट बैंक अकाउंट्स कौन से होते हैं और उनका क्या पर्पस होता है ओपन करने का, और उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है आता डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाँ जी करंट अकाउंट से आपका क्या मीनिंग है, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डीमैट अकाउंट से आपका क्या मीनिंग है, राइट। या फिर डीमैट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, कौन कौन से पर्सन डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, आपको देखने को मिलते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टडी करते हैं, ठीक है। जो भी इस टॉपिक में आपको कंटेंट करवाया जाएगा, इस कंटेंट से बाहर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। काफ़ी क्लरिकल और पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके और कैसे सिलेबस में चेंजेस आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को स्टडी करके ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। तो बिना किसी देरी के हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट रहता है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। कोई भी बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब वो बैंक जिसकी मालिक कौन है, सरकार है। प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब जिसका मालिक कोई प्राइवेट पर्सन है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। और पब्लिक सेक्टर बैंक में हम एसबीआई, पीएनबी, इनकी एग्जांपल लेंगे। तो चाहे कोई भी बैंक है, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक, यही टाइप्स के अकाउंट्स वो ओपन करते हैं इंडिया में, यही टाइप्स के अकाउंट्स वो ओपन करते हैं इंडिया में। तो सबसे पहले है हमारे पास करंट अकाउंट, सबसे पहले है हमारे पास करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो है वो एक डिपॉजिट अकाउंट की नेचर का है। इसका नेचर क्या है? डिपॉजिट अकाउंट, मतलब आप इसमें पैसा जमा करवाते हैं। डिपॉजिट का मतलब जमा, ठीक है। तो और ये है किन के लिए? ट्रेडर्स, बिजनेस ऑनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो एक जगह से गुड्स परचेज करते हैं दूसरी जगह बेचते हैं, या जो बिजनेस के मालिक हैं, ठीक है सॉरी, एंड एंटरप्रेन्योर्स, जो कोई फर्म्स हैं, कंपनीज हैं। तो जो ट्रेडर्स के, बिजनेस ऑनर्स के, एंटरप्रेन्योर्स के नाम के जो अकाउंट होंगे वो होंगे करंट अकाउंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी फर्म का नाम है रोहित एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल किसी फर्म का नाम है रोहित एंटरप्राइजेस, ठीक है। या गुरु नानक ट्रेडर्स, या गुरु नानक ट्रेडर्स। तो ऐसे जो फर्म के नाम के अकाउंट होंगे उनको बोला जाएगा करंट अकाउंट, ठीक है। और करंट अकाउंट क्यों ओपन किए जाते हैं? क्योंकि बिजनेस की जो पेमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन से, ठीक है। एक दिन में बिजनेस जितनी ट्रांजैक्शन करता है, हम नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन इतनी ट्रांजैक्शन नहीं करते। तो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर सके बिजनेस वाले, उसके लिए उन्हें करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ठीक है। देन दीज अकाउंट्स होल्ड मोर लिक्विड डिपॉजिट्स, इनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी
लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लिक्विडिटी के दो अलग अलग मीनिंग हैं। लिक्विडिटी के दो अलग अलग मीनिंग हैं। या आप पेन डाउन कर सकते हैं साथ में, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लिक्विडिटी के क्या मीनिंग हैं दो अलग अलग? एक तो मीनिंग है मनी इन द कैश फॉर्म। मनी इन द कैश फॉर्म, कैश की फॉर्म में जो भी पैसा होगा वो होता है हमारा लिक्विडिटी या लिक्विड एसेट्स, जिनको हम बोल देते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में। और लिक्विडिटी का क्या मीनिंग होता है? स्पीड ऑफ चेंज ऑफ डिपॉजिट्स इनटू कैश। स्पीड्स ऑफ चेंज ऑफ डिपॉजिट्स इनटू कैश। क्या स्पीड है कि आप अपने जमा किए हुए पैसे को कैश में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैश में चेंज कर सकते हो, तो वो होती है लिक्विडिटी। तो करंट अकाउंट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। आपने पैसा जमा करवाया, चेक फिल करेंगे, चेक लेके जाएंगे, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट अकाउंट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी के मैंने मीनिंग बता दिए हैं आपको। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देन विद नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे, एक दिन में आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कीजिए, आपको उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, या कोई हम कहेंगे लिमिटेशन, पाबंदी नहीं है। जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप एक दिन में। देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट अकाउंट अलाउ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ओवरड्राफ्ट। ओडी पहले नोट्स में पढ़ते हैं क्या लिखा है, दैट इज विदड्रॉइंग मोर देन व्हाट इज करंटली अवेलेबल इन द अकाउंट। आपके अकाउंट में जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा आप पैसा निकलवा सकते हैं, ऐसी एक फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कोई दुकान है, कोई फर्म है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े, ठीक है, और बैंक ने उन्हें फैसिलिटी दे दी कि आप जितने भी आपके पास पैसा जमा है आप उससे 10% एक्स्ट्रा पैसा निकलवा सकते हो। तो मतलब अगर फर्म के अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है तो फर्म 1,10,000 रुपये निकलवा सकती है। ऑलराइट, तो ऐसी फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होगा, कुछ फिक्स टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने उस टाइम में पैसा वापस दे दिया तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप लेट हो जाते हैं फिर आपको ब्याज देना पड़ता है। देन ऑल्सो अनलाइक सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अलावा इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। सेविंग अकाउंट में तो इंटरेस्ट होता है, बट करंट अकाउंट में जीरो इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट। करंट अकाउंट को और किस नाम से जानते हैं? जीरो इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट। करंट अकाउंट में हमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। और करंट अकाउंट में एक पॉइंट और रहता है कि आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। करंट अकाउंट में आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, तो देखिए कितने आराम से और कितनी इजीली करंट अकाउंट का मीनिंग समझा हमने, क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है वो समझा हमने, ब्याज दिया जाता है या नहीं दिया जाता वो समझा हमने, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है या नहीं करना वो भी पढ़ा हमने, और क्या पर्पस है, क्यों करंट अकाउंट खोला जाता है वो भी पढ़ लिया हमने। तो 5 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। मीनिंग का, करंट अकाउंट क्या फैसिलिटी देता है उसका, करंट अकाउंट खोलने का पर्पस क्या है, थर्ड, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है या नहीं, फोर्थ, और करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है या नहीं, फिफ्थ। तो इस 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको करंट अकाउंट से रिलेटेड। देन सेविंग अकाउंट, देन सेकंड पोर्शन है, सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट है, ये खुलता है इंडिविजुअल्स के नाम का, इंडिविजुअल्स के नाम का अकाउंट होता है ये, सॉरी। तो इंडिविजुअल्स के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट बोलते हैं। इसमें आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। अगर मैं प्रेजेंट बात करूं, प्रेजेंट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 4 से 6%। गवर्नमेंट बैंक्स में 4-4.5% है, प्राइवेट बैंक्स में किसी बैंक्स में 5.5-6% तक भी चला जाता है।
तो 4 से 6% चल रहा है सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर यहाँ पे अब दिक्कत क्या है, अब एक फैसिलिटी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दी, इंटरेस्ट मिलेगा। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे अब आपको यहाँ एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या दे दी कि आप जितनी मर्जी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पर सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन यू कैन मेक ईच मंथ इज़ कैप्ड, मतलब लिमिटेशन लगी होती है कि आप इससे ज़्यादा जो है सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। फिर सेविंग अकाउंट खोलने के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। डिपॉजिटर सेविंग अकाउंट हो सकता है, मतलब कितने लोग पैसा जमा करवा सकते हैं उस टाइप का सेविंग अकाउंट हो सकता है। प्रोडक्ट, आपको सेविंग अकाउंट खोलना क्यों है, आपकी सैलरी मिल सके आपको उसमें, उसके लिए खोलना है, या आपने कोई पेमेंट्स पे करनी है उसके लिए खोलना है। एज के हिसाब से भी सेविंग अकाउंट ओपन होता है कि कोई पर्सन अगर सेविंग अकाउंट ओपन कर रहा है तो उसकी एज क्या है। एंड पर्पस ऑफ होल्डिंग अकाउंट, जो आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहे हो उसका पर्पस क्या है, आप क्यों ओपन करना चाहते हो। क्या आपने सिर्फ सेव करना है पैसा, या आपने पैसा इन्वेस्ट करना है जो आपने सेव किया है। तो क्या पर्पस है आपका अकाउंट ओपन करने का, वो हमें मेंशन करना होता है सेविंग अकाउंट ओपन करने से पहले। तो सेविंग अकाउंट किस किस का खुल सकता है, बच्चों का भी खुल सकता है, सीनियर सिटीजन का भी खुल सकता है, वुमेन का भी खुल सकता है। इंस्टीट्यूशनल सेविंग अकाउंट भी खुलते हैं, किसी कंपनी ने अगर सिर्फ पैसा अपना सेव करना है वो भी खोल सकती है। फैमिली सेविंग अकाउंट, पूरी फैमिली का भी सेविंग अकाउंट खुल सकता है। ऑल राइट, देन यू हैव द ऑप्शन टू पिक फ्रॉम ए रेंज ऑफ सेविंग प्रोडक्ट्स। हमारे पास अलग अलग तरह के सेविंग प्रोडक्ट्स होते हैं। ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी होता है जिसमें आपको कोई बैलेंस मेंटेन करने की नहीं जरूरत होती है। फिर ऑटो स्वीप का ऑप्शन भी होता है। ऑटो स्वीप का ऑप्शन होता है कि आपने एक बैंक के अकाउंट के साथ अपने दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका HDFC बैंक है, HDFC बैंक ने आपने दो तरह के सेविंग अकाउंट खुलवाए हुए हैं, आपके पास डेबिट कार्ड भी है और आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है। तो आपका ये ऑटो स्वीप होगा। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन की तो क्रेडिट कार्ड का बिल बना और डेबिट कार्ड से ऑटोमेटिकली पैसा कट हो जाएगा क्रेडिट कार्ड में। तो ये होता है ऑटो स्वीप, ये भी अकाउंट होते हैं। डेबिट कार्ड भी मिलता है आपको, मतलब ATM कार्ड भी मिलता है। बिल पेमेंट, बैंक आपके बिहाफ पे बिल पेमेंट भी करता है आपके सेविंग अकाउंट से। और क्रॉस प्रोडक्ट बेनिफिट्स, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट लेने के लिए भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक किस किस तरह के प्रोडक्ट ऑफर करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिर्फ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बेनिफिट होता क्या है कि सेविंग अकाउंट विद द बैंक टू गेट टू अवेल स्पेशल ऑफर ऑन ओपनिंग ए सेकंड अकाउंट सच एज डीमैट अकाउंट। क्रॉस प्रोडक्ट बेनिफिट में होता क्या है, जैसे आपने एक ही बैंक के बहुत सारी सर्विसेज ले रखी हैं, आपने एक ही बैंक में अपना सेविंग अकाउंट भी ओपन कर लिया और डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लिया, तो दोनों में आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट बेनिफिट होता है। तो आप क्यों सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, कभी कभी आप क्रॉस प्रोडक्ट बेनिफिट लेने के लिए भी सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, जब भी कभी किसी ने शेयर्स परचेज करने हैं या सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है, ठीक है, शेयर्स परचेज करने हैं, डिबेंचर्स परचेज करने हैं, बॉन्ड्स परचेज करने हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज करने हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अब एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ओपन कर दिया है जिसका नाम है डीमैट अकाउंट। सॉरी, जिसका नाम क्या है, डीमैट अकाउंट। डीमैट की फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, एक्चुअली ये शुरू किया गया था पेपर यूज़ को कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, तो पेपर ज़्यादा यूज़ ना हो। क्योंकि जब शेयर्स परचेज होते हैं तो शेयर एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपने बैंक में आपने किसी कंपनी में इतना पैसा लगाया है, तो वो शेयर का सर्टिफिकेट आता था और वो सर्टिफिकेट होता था 10-12 पेजेस का। ठीक है, तो उसमें बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट बचाने के लिए डीमैट अकाउंट, मतलब डीमैटेरियलाइज, मटेरियल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, मटेरियल फॉर्म में नहीं होगा, डीमटेरियल ऑनलाइन अकाउंट है, ये आप घर बैठे भी इसको आप ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट होता क्या है, डीमैट अकाउंट से आप क्या क्या कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट कौन ओपन करता है, सबसे पहले ये
दो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डीमेट अकाउंट ओपन करके देती हैं। एक है एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरी है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये दोनों सरकारी कंपनियां हैं और ये आपके डीमेट अकाउंट ओपन करके देती हैं। देन दिस हेल्प्स फैसिलिटेट इजी ट्रेड ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर। डीमेट अकाउंट को ओपन करेंगे तो बॉन्ड्स और शेयर्स को ट्रेड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन अकाउंट है, आपके फ़ोन में चल रहा है या आपके लैपटॉप में चल रहा है। आपको हर टाइम पता होगा कि हाँ जी मेरे पास कितने शेयर्स पड़े हैं, उनका क्या रेट चल रहा है, इजीली आप ट्रेड कर पाएंगे। देन हेल्प्स इन कंडक्टिंग स्ट्रेस फ्री ट्रांजेक्शन, कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। अगर पेपर फॉर्मेट में आता था, सर्टिफिकेट आता था शेयर्स का, तो दिमाग पे स्ट्रेस रहता था शेयर्स को, सर्टिफिकेट को संभाल के रखने का, ठीक है। इसमें आपको कोई इशू नहीं है, बस आपको आईडी पासवर्ड अपना याद करना है, चलेगा। देन केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, कस्टमर को जानने के लिए कस्टमर के डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, तो केवाईसी करवाना ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, वही बात है जब पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अब पेपर का भी देखिए, मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है। रिलायंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में आपने शेयर, मुंबई की कंपनी के शेयर खरीदे हैं या रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो वो शेयर सर्टिफिकेट कहाँ बना है? उस शेयर का सर्टिफिकेट कहाँ बना है? मुंबई में, ठीक है। मान लीजिए आप बैठे हैं पंजाब में, ठीक है, या हरियाणा में बैठे हैं, ठीक है, या कहीं भी बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, तो महाराष्ट्र से, मुंबई से चलेगा वो शेयर सर्टिफिकेट, पंजाब आएगा या हरियाणा आएगा, हिमाचल आएगा, अलग अलग स्टेट्स में आएगा, तो कुरियर के भी तो चार्जेस लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का भी तो खर्चा लगेगा, तो कहते हैं वो कॉस्ट कम हो जाती है आपकी। ट्रेडर्स कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अब डीमेट अकाउंट है, ऑनलाइन अकाउंट है, जहाँ मर्जी बैठ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ कैन बी डन विद रिड्यूस्ड पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने डीमेट अकाउंट से शेयर सेल किए, वो गए सीधा कंपनी के पास और कंपनी ने उनको आगे उस पर्सन के अकाउंट में डाल दिए जिसने खरीदे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट की ये टर्म्स हैं, शेयर्स वगैरह बेचना, सिक्योरिटीज़ बेचना, ये लेक्चर आपको बाद में मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर या बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर, बैंक कौन सी सर्विसेज देता है या हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है इंडिया की वो किस तरीके से वर्क करती है। तो ये डीमेट अकाउंट के ऊपर पॉइंट था। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट के साथ, दैट इज़ सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट जो है एक अलग तरह का अकाउंट है जो कि रिलेशनशिप शो करता है किसी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में, या एम्प्लॉयर का बैंक वालों के साथ। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो जॉब दे रहा है, जिसके अंडर कोई जॉब करता है, राइट। तो सैलरी अकाउंट का अगर नेचर पूछा जाए तो नेचर इसका भी क्या है? सेविंग अकाउंट का ही नेचर है। क्या नेचर है इसका? ये भी एक टाइप का सेविंग अकाउंट ही है। एम्प्लॉयज़ जो नौकरी वाले पर्सन होते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, उनका सैलरी अकाउंट ओपन होता है उस बैंक में जिस बैंक में एम्प्लॉयर का करंट अकाउंट होता है। एम्प्लॉयर मतलब जिसके अंडर वो जॉब कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयर मतलब कोई ट्रेडर होगा, फर्म होगी, कंपनी होगी, उनका जहाँ करंट अकाउंट होगा उसी बैंक में एम्प्लॉयज़ अपना सैलरी अकाउंट ओपन करेंगे। तो एम्प्लॉयर का बैंक के साथ जो रिलेशनशिप है या एक टाई अप है वो शो होगा। दिस इज़ द अकाउंट वेयर सैलरीज ऑफ एवरी एम्प्लॉय आर क्रेडिटेड। एम्प्लॉयज़ की सैलरी को क्रेडिट किया जाता है टू एट द बिगनिंग ऑफ द पे साइकिल। जब भी पे देने की डेट होती है तो सैलरी को क्रेडिट करने के लिए सैलरी अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाता है। एम्प्लॉयज़ कैन पिक देयर टाइप ऑफ सैलरी अकाउंट। एम्प्लॉयज़ कौन से टाइप का सैलरी अकाउंट चाहते हैं वो उनकी मर्जी होती है। कौन कौन से टाइप का सैलरी अकाउंट होता है? रीएम्बर्समेंट अकाउंट होता है। दिस इज़ वेयर योर अलाउंसेज एंड रीएम्बर्समेंट्स आर क्रेडिटेड टू। ठीक है, सैलरी अकाउंट में या तो सिर्फ सैलरी आए, कोई रीइम्बर्समेंट ना आए, मतलब कोई एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयज़ ने पे किए हैं
फर्स्ट टाइम, बाद में उसका एम्प्लॉयर उसको दे रहा है। मान लीजिए कोई मार्केटिंग वाले पर्सन होते हैं, ठीक है, तो पहले वो क्या करते हैं, वो अपना पेट्रोल और अपना सारा ट्रैवलिंग का खर्चा खुद पे करते हैं, वो उनको रीइंबर्समेंट के रूप में नेक्स्ट मंथ की सैलरी के साथ मिलता है। तो वो रीइंबर्समेंट के लिए अलग से अकाउंट ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आपको अलाउंसेस और रीइंबर्समेंट आते हैं, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट नॉर्मल सा अकाउंट है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके बारे में। देन एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज हम सभी ने कोई ना कोई एफडी करवाई होती है। तो एफडी की फुल फॉर्म है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। अगर एक अच्छा इंटरेस्ट रेट चाहते हो तो आपको दो तरह के अकाउंट्स देखने को मिलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट में 8 से 13% तक भी जो है इंटरेस्ट रेट चला जाता है पर एनम, 8 से 13% पर भी इंटरेस्ट रेट चला जाता है पर एनम का फिक्स्ड डिपॉजिट में और रिकरिंग डिपॉजिट में। दो तरह के डिपॉजिट होते हैं जो लॉन्ग टर्म वर्क करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, यहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए? कीपिंग अ सर्टन सम ऑफ मनी लॉक्ड इन फॉर अ गिवन टाइम, कुछ सी फिक्स टाइम के लिए आपको उतना पैसा क्या करना होगा, बैंक में ही जमा करवा के रखना होगा, आप उसको निकलवा नहीं सकते, ठीक है। दिस इज़ अंटिल द एफडी मैच्योर्स, जब तक एफडी मैच्योर नहीं होती तब तक आपको उतना बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, तभी आपको वो उतना फिक्स ब्याज मिलेगा। एफडीज रेंज बिटवीन ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 7 days to 10 years। एफडी का टाइम कितना होता है? 7 दिन से लेके 10 सालों तक का एफडी का टाइम होता है। आपको कौन सा सही लगता है, आपने जो पैसा जमा करवाना है उसके अकॉर्डिंग, तो आप वो प्लान चूज़ कर सकते हो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट यू अर्न्स ऑन एफडी विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर ऑफ द एफडी। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, जितना कम टाइम पीरियड के लिए आप बैंक में पैसा जमा कराओगे उतना कम ब्याज मिलेगा, जितना ज़्यादा लंबे समय के लिए आप एफडी में पैसा जमा कराओगे उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। कितने टाइम के लिए आप एफडी करवा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट रेट। Then generally you cannot withdraw money from an FD before it matures। ज़्यादातर देखने को क्या मिलता है कि आप अपनी एफडी से पैसा नहीं निकलवा सकते हो जब तक आपकी एफडी का टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, पर कुछ बैंक्स जो हैं वो प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी देते हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है और बैंक वाले अपने कुछ चार्जेस भी काटते हैं, ठीक है। ये एफडी अकाउंट था। देन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट। आरडी की फुल फॉर्म क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट। ये भी फिक्स्ड नेचर का होता है, इसमें भी आपका पैसा फिक्स टाइम के लिए जमा हो जाता है। यू नीड टू इन्वेस्ट ए फिक्स सम ऑफ मनी इन इट रेगुलरली। अब ये डिफरेंस है एफडी और आरडी में, कि एफडी में तो आपने एक ही बार में पैसा जमा करवा दिया फिक्स टाइम के लिए, ठीक है। आरडी में क्या होगा, आप मान लीजिए एफडी में मान लो आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवा दी 5 साल के लिए, तो आपको ये 1 लाख रुपया इकट्ठा जमा करवाना होगा पूरा 5 सालों के लिए एफडी में। आरडी में क्या होगा, आरडी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको 1 लाख इकट्ठा नहीं जमा करवाना है, ठीक है। 5 सालों में आप क्या करो, एक साल में 1 लाख रुपए जमा करवाते रहो, तो 5 सालों में 5 लाख पूरा हो जाएगा और फिर उसको आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा रिकरिंग डिपॉजिट में, ठीक है। 1 महीने में या क्वार्टर में या 1 साल में अलग अलग तरह का इंटरेस्ट, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। एफडी में तो कहते हैं जी आपको लमसम डिपॉजिट करना होता है, एक ही बार में पैसा जमा करवाना होता है, ठीक है। द सम यू नीड टू इन्वेस्ट हेयर इज स्मॉलर एंड मोर फ्रीक्वेंट। आरडी में क्या होता है, आप किस्तें बनवा लेते हो कि इतनी किस्त मैं बैंक में हर महीने या हर 3 महीने में जमा करवा दूंगा, और इसकी किस्त स्मॉलर भी होती है। एफडी में ज़्यादातर क्या होता है, एफडी जो है वो ह्यूज अमाउंट की होती है, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। आरडी में आप स्मॉलर अमाउंट में भी पैसा जमा करवा सकते हैं। बाद में क्या होगा, जब एक बार आपकी आरडी शुरू हो गई, आप आरडी का टाइम पीरियड नहीं बदल सकते हो। एक बार जब आपकी आरडी शुरू हो गई, आप आरडी का टाइम पीरियड नहीं बदल सकते हो। जैसे कि पहले आपने सोचा कि मैं 5 साल के लिए आरडी करवा दूं, बाद में आपके मन में आया कि नहीं, मैं आरडी 6 साल के लिए या 7 साल के लिए करवाना चाहता हूं, या 3 साल के लिए, 4 साल के लिए करवाना चाहता हूं। आरडी का एक बार जो टाइम पीरियड सेट हो गया वो चेंज नहीं होगा। एंड द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड ईच मंथ और क्वार्टर, ना ही आप अमाउंट चेंज कर सकते हो। एक बार जो आपकी किस्त बन गई वो उतनी ही
रहेगी। इवन इन द केस ऑफ आरडीज यू फेस ए पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफ प्री मेच्योर विड्रॉल। आरडी में भी आप अपना पैसा प्री मेच्योर आरडी पूरी होने से पहले नहीं निकलवा सकते। अगर निकलवाना है तो ब्याज कम पड़ेगा और बैंक वाले अपने चार्जेस भी काटेंगे। मेच्योरिटी पीरियड कितना रहता है? 6 महीने से 10 साल। क्लियर है? मैं एक बार दोबारा इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। एफडी में क्या होगा? एफडी में जो आपको पैसा जमा करवाना होता है वो लंप सम में करवाना होता है, एक ही बार सारा पैसा बैंक में जमा करवाना होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में जो आपका आप पैसा जमा करवाते हो वो किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में भी करवा सकते हो। हर महीने या हर 3 महीने के बाद या हर 6 महीने या हर साल के बाद आप किस्त भर सकते हो। हाँ, बस उसमें एक पाबंदी क्या है, लिमिटेशन क्या है कि ना ही आप अपने आरडी का टाइम पीरियड चेंज कर सकते हो, ना ही आपने जो किस्त इंस्टॉलमेंट बनवाई है जमा कराने की वो आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है? देन है एनआरआई अकाउंट। एनआरआई अकाउंट अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं हमने वो अकाउंट जो इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो बना सकते हैं। अब है एनआरआई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो पर्सन जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, पर इंडिया में वो किसी काम से रहते हैं या कोई भी पर्पज़ है उसके लिए रहते हैं, या फिर इंडिया के पर्सन जो अब इंडिया के नहीं रहे, जैसे कोई कनाडा चला गया या कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, ठीक है, तो वो पर्सन जो अब इंडिया के सिटीज़न नहीं रहे पर उनको किसी न किसी तरीके से इंडिया में कोई इनकम मिल रही है, कोई रेंटल इनकम मिल रही है, कोई एग्रीकल्चर इनकम मिल रही है, ठीक है, तो ये इनकम उनको इंडिया में मिलती है पर वो इंडिया के सिटीज़न नहीं रहे तो उनको फिर इंडिया में कोई अपना अकाउंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट्स को हम कहते हैं एनआरआई अकाउंट्स, ठीक है, या इनको हम क्या कहते हैं, ओवरसीज़ अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी सेविंग अकाउंट होते हैं या ये एफडी अकाउंट भी हो सकते हैं, ठीक है। एनआरओ और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी एंड एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, दो तरह के अकाउंट होते हैं नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स के अंदर, एनआरओ और एनआरई। एनआरओ है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी और एनआरई है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। क्लियर है? तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। एनआरओ और एनआरई क्या चीज़ है? एनआरओ है सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड अकाउंट, किस टाइप का? आर रुपी अकाउंट्स, मतलब आप इसमें जो पैसा जमा करवाओगे वो सिर्फ रुपीज़ में करवा सकते हो। व्हेन एनआरआईज डिपॉजिट मनी इन दीज अकाउंट्स यूजुअली इन फॉरेन करेंसी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज़। चाहे आप फॉरेन में बैठ के इस अकाउंट में पैसा डाल रहे हो डॉलर में या किसी भी करेंसी में, यह ऑटोमेटिकली इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सचेंज रेट को दिमाग में रखेंगे कि क्या उस टाइम एक्सचेंज रेट चल रहा है, ठीक है। एनआरआईज कैन पार्क मनी अर्नड इन इंडिया और ओवरसीज इन एनआरओ बैंक अकाउंट, ठीक है। एनआरआई वाले क्या करते हैं, एनआरआई कोई पर्सन है उसने इंडिया में पैसा कोई अर्न किया, या इंडिया का पर्सन था बाद में वो एनआरआई बन गया और उसने फॉरेन में कोई पैसा अर्न किया और वो यहाँ पे अपनी घर पे भेजना चाहता है मान लीजिए, तो यहाँ पे वो अपना पैसा पार्क करना मतलब वो सेव यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट जैसे कि रेंट, मैच्योरिटीज़, पेंशन, ऐसा कोई इनकम हो रही है, ठीक है, तो वो बाहर से इंडिया में भी भेज सकते हैं या इंडिया में अपनी मेंटेन भी कर सकते हैं। अब वो सेविंग अकाउंट के रूप में करें या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के रूप में करें वो उनकी मर्जी है। तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि पैसा जमा करवाएंगे, किस तरीके से करवाएंगे, जो भी पैसा वो जमा करवाएंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा साथ के साथ इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। फिर एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, इसमें क्या है, ये भी एनआरओ अकाउंट के जैसा ही है पर इसमें these funds accounts are maintained in Indian rupee. Any money deposited into these accounts are converted into Indian rupee at a exchange rate. जो भी exchange rate चल रहा है जिसमें इतना भी इसमें भी जो पैसा जमा हुआ वो भी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। बट दीज अकाउंट्स आर ओनली फॉर पार्किंग योर अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड। अब ये चीज़ देखिए, एनआरओ जो अकाउंट है इसमें आप कौन सा पैसा जमा करोगे? जो आपको इनकम इंडिया से रिसीव हुई है,
इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो इनकम रिसीव हुई है वो आपकी यहाँ जमा होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई मिस्टर राम नाम का पर्सन है, ये पहले था सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, बाद में ये कनाडा मूव कर गया, फिर इसे कनाडा में पीआर या परमानेंट सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंट या परमानेंट सिटीजनशिप मिल गई कनाडा में, ठीक है। पर इसको इनकम इंडिया से अभी भी कोई मिल रही है। इसको इंडिया से, मान लीजिए इंडिया में इसके खेत हैं, ठीक है, तो इसको एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से अभी भी मिल रही है। तो इंडिया में जो इसको इनकम मिली वो जो इसकी जमा होगी जिस अकाउंट में, उसे हम कहेंगे नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, ठीक है। और एनआरई क्या है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। इंडिया का कोई पर्सन, उसे फॉरेन से जो इनकम रिसीव हुई, सॉरी इंडिया का कोई पर्सन नहीं, यहाँ भी नॉन रेजिडेंट पर्सन ही होगा, नॉन रेजिडेंट पर्सन ही होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन ही होगा, ठीक है। इसे जो इनकम रिसीव हुई है, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से इसे जो कोई इनकम रिसीव हुई है, वो जो यहाँ पे जमा करवाएगा वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आर ट्रांसफरेबल। आपको जो पैसा रिसीव हुआ फॉरेन से, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को भी, इंटरेस्ट को भी। बट द इंटरेस्ट अर्नड ऑन दीज डिपॉजिट अकाउंट्स आर नॉट टैक्स्ड इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो आप इनकम अर्न करते हो वो आपकी टैक्सेबल है, ठीक है। मतलब क्योंकि वो आपने इंडिया से ही रिसीव की है ना इनकम। जैसे मैंने ये मिस्टर राम वाली एग्जांपल ली, एग्रीकल्चर वाली, तो मिस्टर राम को जो इनकम रिसीव हो रही है वो इंडिया से ही हो रही है, इंडिया में बैठे इंडिया में ही इनकम रिसीव हो रही है, तो ये इंडिया के इनकम टैक्स के अंडर आएगा। अब यहाँ एनआरई में जिस पर्सन को कोई इनकम रिसीव हो रही है वो इंडिया के बाहर से हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि आपको एनआरओ और एनआरई में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा आपको कहना चाहूँगा, अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का टाइमली रिप्लाई दिया जाएगा। देन है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है। अगर आप अपना पैसा इंडियन रुपीज़ में नहीं मेंटेन करना चाहते, आप फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन करना चाहते हो, तो उस ऐसे अकाउंट को क्या कहते हैं? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। नॉन रेजिडेंट बंदा फॉरेन की करेंसी में जो है पैसा रखना चाहता है, उसे कहते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? फॉरेन करेंसी में ही आप पैसा रखोगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, इस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये थे हमारे 7 तरह के बैंक अकाउंट्स अलग अलग। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कौन कौन से किए हैं हमने। फर्स्ट था हमारा करंट अकाउंट, देन सेविंग अकाउंट, देन डीमैट अकाउंट, देन सैलरी अकाउंट, देन एफडी अकाउंट, देन आरडी अकाउंट एंड एट लास्ट एनआरआई अकाउंट। एनआरआई अकाउंट में हमने 3 टाइप्स के अकाउंट किए, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ठीक है। फिर जनरल एक छोटा सा टॉपिक है, अगर एक आधा क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि अगर आप बैंक अकाउंट मेंटेन करके रखते हो, बैंक अकाउंट खोलते हो, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंस है जी? कहते हैं आपकी ट्रांजैक्शंस करनी ईजी हो जाती हैं, ट्रांजैक्शंस करनी इजी हो जाती हैं, आपका पैसा सेव रहता है, जब भी आपको मन करे जितनी ज़रूरत हो उतना पैसा निकलवा लो, नहीं तो आपका पैसा बैंक में पड़ा है, ठीक है। देन हैविंग बैंक अकाउंट ऑफर ए सेफ ट्रेजरी ऑफ योर हार्ड अर्न मनी। आपका पैसे को ट्रेजरी मिल जाता है, आप अपना पैसा सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, चोरी चकारी का डर नहीं रहता। देन मोस्ट बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर द अकाउंट होल्डर फ्री और लो कॉस्ट सर्विसेज। जो आप अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं किसी अकाउंट बैंक में, तो एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं बैंक अकाउंट से, ठीक है। जैसे मान लो लॉकर फैसिलिटी मिल गई, ठीक है, या एक्सपेंसेस पेमेंट फैसिलिटी मिल गई,
कि बैंक अब आपके बिहाफ पे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल पे कर देगा, ठीक है, आपको लाइनों में जाके लगने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी फैसिलिटी मिल जाती है, या लोकल फैसिलिटी मिलती है जिसमें आप अपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट आपकी जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, उसकी आपकी ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी आप रख सकते हो संभाल के। तो जिस भी आप बैंक अकाउंट में अपना बैंक का कोई अकाउंट ओपन करते हो तो बैंक वाले कस्टमर के लिए कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने को सस्ते रेट पे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो पर्सन बैंक का कस्टमर होता है पहले ही, राइट। देन इट इज़ एन ईजी टू वे टू ग्रो मनी। अब घर पे आपके कैश फॉर्म में पैसा पड़ा है, वो तो इंक्रीज़ होने से रहा, तो आप बैंक में अगर जमा करवाओगे, अगर सेविंग अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराओगे तो 4 से 6% ब्याज मिलेगा। एफडी और आरडी में करवाओगे तो 8 से 13% तक ब्याज मिलेगा, राइट। तो बैंक में पैसा जमा करेंगे तो पैसे से पैसा बनेगा, और वो पैसा अगर आप नहीं भी विड्रॉ करोगे तो बैंक वाले उसको आगे लोन पे देंगे, क्रेडिट सर्कुलेट होगा, मनी सप्लाई होगा, और उससे क्या होगा, जो पैसा है वो उस पर्सन के पास पहुंचेगा जिसको उस टाइम पे उसकी नीड थी, उससे डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होने से इन्फ्लेशन पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे चेक बना रहेगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बैंकिंग की ही नॉलेज दूंगा, एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जाएगी कि बैंक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो पैसे से पैसा बनेगा, सारी देश का, सारी जनता का फ़ायदा होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एंड लास्ट, इट ऑफर्स इजी एक्सेस टू क्रेडिट्स। अगर आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है जिसमें आप अकाउंट्स मेंटेन करके रखते हो, या आपका सैलरी अकाउंट बना हुआ है जिसमें सैलरी आती है, तो सैलरी अकाउंट को देखते हुए आपको लोन ईजी मिल जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशंस पे ऑफ़र भी आते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ऑनलाइन साइट्स हैं, वो आजकल डेबिट कार्ड पर भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने मोबाइल परचेज़ किया था तो मैंने डेबिट कार्ड पे लोन लिया, मैंने अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स वहाँ पे फिल की, उनको लगा कि हाँ जी ये कस्टमर अच्छा है, इसने अकाउंट अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट बना दी। अब वो इंस्टॉलमेंट मेरे डेबिट कार्ड से हर महीने कटती रहती है। तो बैंक में अकाउंट्स होगा तो उससे लोन मिलना ईजी हो जाता है, ठीक है। कोई भी लोन लेना हो, पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन मिलना ईजी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कि हमें बैंक अकाउंट्स क्यों ओपन करने चाहिए। ऑल राइट, तो ये था हमारा टॉपिक आज का लेक्चर 2 में, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के ऊपर। देन नेक्स्ट टॉपिक आपको भी मिलेगा, धीरे धीरे ऐसे ही सारा कोर्स कवर करेंगे, जिससे कि आपका बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। चाहे क्लरिकल लेवल का एग्ज़ाम है, चाहे प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम है, चाहे आपका सीनियर मैनेजर या मैनेजर स्केल का एग्ज़ाम है, कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें भी एग्ज़ाम में आती है, जो भी आपको टॉपिक करवा रहे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जीमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस ड्रॉप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। आज का लेक्चर ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन करिए, और कोविड-19 के जो नॉर्म्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनको फॉलो करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।